हेलो दोस्तों, आज हम 12th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं। आज लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे युग्मक का स्थानांतरण। पिछले दिन मैंने आपको बता दिया था कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है, युग्मक होता क्या है, युग्मक कितने प्रकार के होते थे। इन तमाम जानकारियों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। आज के टॉपिक शुरू करते हैं। तो आपका है युग्मक स्थानांतरण। जब नर युग्मक अर्थात शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब बन जाता है अर्थात युग्मक का निर्माण हो जाता है, तो दोस्तों अब है कि निषेचन की क्रिया भी संपन्न करवानी है। तो निषेचन की क्रिया संपन्न करवाने के लिए जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु है, ये तो नर के शरीर में बनता है और नर के शरीर में से इसे या तो किसी बाह्य माध्यम में पहुंचाइए या तो मादा के शरीर में पहुंचाइए। और इसका एक ही लक्ष्य होता है दोस्तों कि नर युग्मक को मादा युग्मक के पास जाना है। तो जाएगा कैसे? कोई तो ले जाने वाला होना चाहिए ना। तो कभी कारक की आवश्यकता पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है। एक युग्मक को दूसरे युग्मक तक पहुंचने की घटना को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो क्या बोले दोस्तों, नर युग्मक के मादा युग्मक तक पहुंचने की घटना को क्या बोलते हैं? युग्मक स्थानांतरण। नर युग्मक कहां बन गया? नर के शरीर में। अर्थात नर युग्मक जो शुक्राणु है ये नर के वृषण में बनता है। ये बात जान लीजिए, नर के वृषण में आपका शुक्राणु तैयार हो गया और मादा के अंडाशय में अंडाणु बनता है। अब ये वृषण में बना हुआ शुक्राणु अगर अंडाणु तक नहीं पहुंचे तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। अगर निषेचन की क्रिया नहीं होगा, युग्मनज नहीं बनेगा। अगर युग्मनज नहीं बना तो शिशु अब पैदा नहीं होगा, प्रसव की क्रियाएं नहीं होगी। तो ये तमाम समस्या आ सकता है अगर केवल शुक्राणु अंडाणु तक ना पहुंचे और निषेचन की घटना ना हो। तो इसी क्रिया को संपन्न करवाने के लिए नर युग्मक मादा युग्मक तक जाता है और नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने की घटना को दोस्तों क्या बोलते हैं? तो दोस्तों कहा जाता है युग्मक स्थानांतरण। जब युग्मक स्थानांतरण, तो ये तो जीव में हुआ। सवाल उठता है कि पादप में भी तो होता होगा ना युग्मक का स्थानांतरण। तो पादप में युग्मक का स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो पादप में युग्मक के स्थानांतरण को, तो दोस्तों पादप में युग्मक के स्थानांतरण को परागन कहा जाता है। परागन क्या है? ऐसे तो अगला चैप्टर में पढ़ना ही है कि परागन को विस्तार पूर्वक जानकारी लेना है, लेकिन यहां पर भी बता देते हैं कि परागन जब शब्द आ गया तो इसकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी आवश्यक है। तो ये देख लीजिए, एक पुष्प है, छोटा सा पुष्प बना देते हैं। ये पुष्प हुआ आपका। ये जो इसको कहते हैं हम पुष्प वृंत। डंठल जैसी जो संरचना होती है दोस्तों उसे पुष्प वृंत बोला जाता है। और ये जो जिस पर पुष्प का तमाम भाग टिका हुआ होता है उसको कहते हैं पुष्पासन, उसे बोला जाता है पुष्पासन। जैसे आप जिस पर बैठते हो वो आपका आसन हुआ और पुष्प का तमाम भाग जिस पर टिका हुआ है उसे पुष्पासन कहते हैं। इस वाले भाग को बाह्य दल कहते हैं और इसको दल कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसे पुंकेसर बोला जाता है और दोस्तों इसे स्त्रीकेसर बोला जाता है। पुंकेसर और स्त्रीकेसर को हम आवश्यक चक्र कहते हैं, एसेसरी होल कहते हैं। पुंकेसर में दो भाग होता है। ऊपर वाले को दोस्तों परागकोश कहते हैं, ऊपर वाले को परागकोश कहा जाता है और नीचे वाले को पुतंतु कहा जाता है। परागकोश में दोस्तों परागकण बनता है, परागकोश में परागकण बनता है। और ये जो आपका स्त्रीकेसर या अंडप है इसका भी दोस्तों 3 भाग होता है। गौर से सुनिएगा, ऊपर वाले को कहते हैं वर्तिकाग्र
और ये लंबी पतली सी जो संरचना है इसे कहते हैं वर्तिका। और इसे दोस्तों जो फूली हुई संरचना है इसे अंडाशय बोला जाता है। तो यहां पर क्या बना दोस्तों, परागकोश में बनता है परागकण, और परागकोश से परागकण का निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना को परागन कहते हैं। तो परागन अब आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है एक बार और सुन लीजिए। किसी पुष्प के परागकोश से परागकण का निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं, परागन बोला जाता है। परागन दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। स्वपरागन अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो जब देख लीजिए कि जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ पर एक पुष्प नहीं लगते, पेड़ पर अनेकों पुष्प लगता है, पेड़ पर अनेक पुष्प लगता है। तो जब मान एक पुष्प होगा तो हो सकता हो द्विलिंगी हो या फिर एक लिंगी हो। तो द्विलिंगी पुष्प तो इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, या हो सकता है पादप एक है, एक ही पादप को दूसरा पुष्प का परागकण इसके वर्तिकाग्र तक आ जाए। तो एक ही पादप के किसी अन्य पुष्प के परागकण या उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो दोस्तों इसे कहते हैं स्वपरागन अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन। और अगला है परपरागन, क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागन को दोस्तों बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। जब किसी पादप के परागकोश से परागकण निकल करके दूसरे पादप पर स्थित स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे दोस्तों कहते हैं परपरागन। तो स्वपरागन और परपरागन क्या होता है ये टॉपिक भी अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो परागन क्या था, तो परागन था कि पुष्प के परागकोश से परागकण का निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को दोस्तों क्या कहा गया, परागन। परागन दो प्रकार का, अगर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे दोस्तों स्वपरागन कहते हैं। और जब एक पुष्प का परागकोश से परागकण निकल करके दूसरे पादप पर स्थित स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाता है तो दोस्तों उसे खूबसूरत से परपरागन कहते हैं। तो यहां तक टॉपिक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दोस्तों युग्मक स्थानांतरण क्या है। युग्मक स्थानांतरण क्या है, युग्मकों का अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को ये दोस्तों क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो युग्मक स्थानांतरण में मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें पादप में जब युग्मक का स्थानांतरण होता है तो उसी घटना को हम परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार का, स्वपरागन और परपरागन। तो अगला टॉपिक है आपका निषेचन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आसपास आ जाते हैं अर्थात एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, जब नर युग्मक मादा युग्मक के समीप आ जाते हैं तब जान लीजिए जब विवाह हो जाता है ना, जब विवाह हो गया तब क्या होता है कि जो भी दुल्हन हो या दूल्हा दोनों पास आते हैं तब जाकर के कहानियां, तब रिश्तेदारी आगे बढ़ना शुरू होता है। तो उसी प्रकार अब ये शुक्राणु है और ये बड़ा सा अंडाणु है, तो शुक्राणु अंडाणु के पास आ गया। तो जब पास आ जाता है दोस्तों शुक्राणु अंडाणु के, तो शुक्राणु कहता है कि हमें आपकी जरूरत है। तो जीवन में सबको एक दूसरे की जरूरतें होती है दोस्तों। शुक्राणु आता है और इसे कहता है क्या आप जगह दीजिएगा क्या। जी हाँ, अंडाणु तो जगह देने के लिए तैयार ही है। और धीरे धीरे से क्या होता है, इसका अब एक शुक्राणु का केंद्रक निकलता है, अंडाणु के केंद्रक के साथ जा करके एक दूसरे में लीन हो जाता है। जिस प्रकार भक्त भगवान में लीन हो जाता है
उसी प्रकार ये जो आपका शुक्राणु का केंद्रक है अंडाणु के केंद्रक से जाकर के दोस्तों फ्यूज हो जाता है, और जब भी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तब एक विशेष संरचना का निर्माण होता है, एक कोशिकीय और द्विगुणित। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये कंपटीशन का सवाल है कि एक कोशिका नहीं बदला है दोस्तों, केवल शुक्राणु का केंद्रक गया है। तो जब इसका ये भी अगुणित इहो अगुणित, दोनों अगुणित केंद्रक था दोस्तों, एक अगुणित केंद्रक जब दूसरे अगुणित केंद्रक से मिलता है तो एक द्विगुणित केंद्रक बनता है। तो अर्थात युग्मनज एक कोशिकीय और द्विगुणित, क्या बोले, युग्मनज एक कोशिकीय और द्विगुणित संरचना है। तो निषेचन को कैसे परिभाषित किया जाए, युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज बनने की घटना को दोस्तों निषेचन कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज बनने की घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, पहला है बाह्य निषेचन, पहला है दोस्तों बाह्य निषेचन, इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है दोस्तों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वैसा निषेचन जो जीव शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। वैसा निषेचन जो जीव शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन की विशेषता क्या क्या होने वाली है, बाह्य निषेचन की विशेषता, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला बात, बाह्य निषेचन जब ही होगा तो युग्मक का संलयन बाह्य माध्यम में, युग्मक कहां जाकर के पास आएंगे, युग्मक का संलयन दोस्तों कहां होने वाला है, आउटर मीडियम में, बाह्य माध्यम में। बाह्य माध्यम में क्या होगा दोस्तों, युग्मक एक दूसरे से संलयित होंगे अर्थात फ्यूज्ड होंगे। दूसरा क्या है दोस्तों, जब दोनों संलयन हो गया तो युग्मक छोड़ा कहां जाएगा, तो दोनों प्रकार के युग्मक, दोनों प्रकार के युग्मक कहां छोड़े जाते हैं, बाह्य माध्यम में। जो भी, चाहे वो शुक्राणु हो या अंडाणु हो, चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, दोनों कहां छोड़ा जाता है, बाह्य माध्यम में। माध्यम पर छोड़ दीजिएगा, जितना जरूरत है युग्मक का उससे ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करना होगा, क्योंकि ये तो गारंटी नहीं है कि जो आप युग्मक बाह्य माध्यम में छोड़ रहे हैं वो दोनों संलयित तो होगा ही। तो युग्मक क्या होता है, अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होता है, युग्मक अत्यधिक संख्या में, चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, दोनों ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। चौथा बात क्या हो जाएगा दोस्तों, जब युग्मक अत्यधिक संख्या में बन रहा है तो इसका जो भ्रूण हो या फिर जीव हो, दोनों तो बाह्य माध्यम में बनेगा। तो उत्पन्न जीव को बाह्य भक्षकों से, ये शब्द ठीक रहेगा, बाह्य भक्षकों से खतरा होता है। हर वक्त तो माता उसके पास नहीं होंगे, पिता उसके पास नहीं होंगे, तो जो उत्पन्न संतति होगा वो बाह्य भक्षक से समस्या हो जाती है, भक्षक उसे नष्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो ये था आपका बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन होता किस किस में है तो जान लीजिए, जैसे आपका मेढक हुआ, मछलियां हुए, मेढक हुआ, मछलियां हुए, शैवाल हुआ, कुछ कवक भी होते हैं। इन तमाम जीवों में दोस्तों बाह्य निषेचन की क्रिया देखने को मिलती है। तो जब पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंतरिक निषेचन। दूसरा क्या होगा दोस्तों, आंतरिक निषेचन।
तो आंतरिक निषेचन किसे कहेंगे, तो वो भी बता देते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दोस्तों क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वैसा निषेचन जो जीव शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। वैसा निषेचन जो जीव शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन किन किन जीवों में होता है, तो जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, इन सब जीवों में दोस्तों आंतरिक निषेचन होता है। इन सब जीवों में कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। इसका विशेषता क्या क्या होने वाला है, सबसे पहला विशेषता युग्मक का संलयन आंतरिक माध्यम में होता है। युग्मक का संलयन कहाँ होगा दोस्तों, आंतरिक माध्यम में। युग्मक का संलयन कहाँ होगा दोस्तों, आंतरिक माध्यम में युग्मक का संलयन होगा। दोनों प्रकार के युग्मक, इसमें केवल नर युग्मक, केवल नर युग्मक बाह्य माध्यम में छोड़ा जाएगा दोस्तों। कौन सा, नर युग्मक बाह्य माध्यम में छोड़ दिया जाएगा। इसमें दोनों युग्मक अत्यधिक संख्या में निकालना पड़ता है। इसमें केवल नर युग्मक अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। अगला क्या हो जाएगा, तो उत्पन्न संतति प्रारंभिक अवस्था में बाह्य भक्षकों से, उत्पन्न संतति प्रारंभिक अवस्था में बाह्य भक्षकों से सुरक्षित होते हैं। बाह्य भक्षकों से दोस्तों क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। उत्पन्न संतति बाह्य भक्षकों से सुरक्षित होते हैं। बाह्य भक्षकों से इसको खतरा रहता है, जबकि ये क्या होता है, सुरक्षित। इसमें मादा युग्मक बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है। इसमें दोस्तों मादा युग्मक बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है। तो ये था निषेचन। निषेचन क्या है, तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज बनने की घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, निषेचन। क्या बोला जाता है, निषेचन कहा जाता है। निषेचन दो प्रकार का, बाह्य निषेचन, जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के बाहर होता है अर्थात बाह्य माध्यम में होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे आपका मेढक, मछलियां, शैवाल, कवक, इन सब में बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। विशेषता युग्मक का संलयन बाह्य माध्यम में, दोनों प्रकार के युग्मक बाह्य माध्यम में छोड़ा जाता है। युग्मक अत्यधिक संख्या में बनते हैं, चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो। उत्पन्न जीव, अब है कि जो भी जीव बनता है, जो भी जीव उत्पन्न होता है उसे बाह्य माध्यम अर्थात बाह्य भक्षक से हानि रहता है, खतरा रहता है। आंतरिक निषेचन, निषेचन की वह क्रिया जो जीव शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, इन गाय, भैंस, इन सब में आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। विशेषता युग्मक का संलयन आंतरिक माध्यम में, केवल नर युग्मक बाह्य माध्यम में छोड़ा जाता है। इसमें केवल नर युग्मक अत्यधिक संख्या में बनता है। उत्पन्न संतति प्रारंभिक अवस्था में बाह्य भक्षकों से सुरक्षित होता है क्योंकि ये मादा शरीर के अंदर होता है।
क्योंकि दोस्तों ये मादा शरीर के अंदर होता है। निषेचन से संबंधित ही एक और टॉपिक है दोस्तों, उसे कहते हैं अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। तो सबसे पहले जान लीजिए अनिषेक जनन का खोज चार्ल्स बोनेट ने 1745 ईस्वी में किया था। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बोर्ड में अनिषेक जनन का खोज किसने किया था? अनिषेक जनन का खोज दोस्तों चार्ल्स बोनेट ने 1745 ईस्वी में किया था। तो सवाल उठता है कि सर ये अनिषेक जनन है क्या? व्हाट इज दिस? आई डोंट नो अबाउट इट, प्लीज टेल मी। अब देखिए अनिषेक जनन है क्या, अब हम बताते हैं कि अनिषेक जनन है क्या। जब बिना निषेचन के ही नए संतति उत्पन्न हो जाते हैं तो दोस्तों इस प्रक्रिया को ही अनिषेक जनन कहते हैं। जब बिना निषेचन के ही नए संतति उत्पन्न हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को दोस्तों अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे आप देखे होइएगा बर्र, जिसे आसपास के भाषा में ना अब है कि बिरहणी बोला जाता है। क्या हो? बर हो गया। अमेरिकी जो छिपकली है ना दोस्तों, ये भी क्या है? अनिषेक जनन। इसमें भी क्या होता है दोस्तों? अनिषेक जनन होता है। इन सब में और एक चीज और याद रखिएगा, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल, मधुमक्खी में भी ना दोस्तों क्या होता है? अनिषेक जनन होता है। केला हो गया आपका, केला में भी कैसा जनन होता है? अनिषेक जनन होता है। तो निषेचन से संबंधित तमाम टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक मैंने किन किन टॉपिक पर चर्चा किया है? तो निषेचन पूर्व घटना में दो चीज पढ़े, युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण। दूसरा था फर्टिलाइजेशन या निषेचन। इसके बाद जब युग्मक बन गया, युग्मक पहुंच गया, आपस में मिल गया, आपस में क्या हुआ? मिल गया, वो विकास वो करेगा, वो विकास भी होगा, और जब विकास होगा तो समझ जाइए कि उससे शिशु भी बनेगा। तो शिशु बनेगा कैसे, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। चलिए देखिए निषेचन पश्च घटनाएं। जब निषेचन हो जाता है किसी जीव में, उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है, चलिए आइए जानते हैं। निषेचन पश्च घटना में सबसे पहला है आपका युग्मनज अर्थात जायगोट। निषेचन के बाद होने वाले तमाम घटनाओं को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। तो जब ही नर युग्मक को आया, मधु युग्मक आई, दोनों आपसों में मिले। नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोस्तों आ जाता है तो दोनों आपस में मिल जाते हैं, और जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिल जाते हैं तब किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित एक कोशिकीय संरचना को युग्मनज कहते हैं। युग्मनज से संबंधित एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि एक पीढ़ी एवं दूसरे पीढ़ी के जोड़ने वाले कड़ी को भी युग्मनज कहते हैं। एक पीढ़ी तथा दूसरे पीढ़ी को जोड़ने वाले कड़ी को युग्मनज कहते हैं। ये आपके और आपके पुत्र को जोड़ देता है। मतलब आप पिता हो, छोट सनक बेटबो होगा, तो वो दोनों के बीच रिलेशन कौन लेकर के आया? यही बेहुदवा युग्मनज लेकर के आया। तो युग्मनज क्लियर हो गया होगा। एक टॉपिक और है, वो है आपका भ्रूणोद्भव। इसे कहते हैं
एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस। तो सवाल उठता है कि भ्रूणोद्भव कहते किसे हैं? भ्रूणोद्भव कहते किसे हैं? जब नर युग्मक मिला, मादा युग्मक आई और दोनों मिलता है, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है, तब दोस्तों युग्मनज बनता है। और युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को दोस्तों भ्रूणोद्भव कहते हैं। और युग्मनज से भ्रूण बना। युग्मनज से भ्रूण बनने के समय बहुत सारा अवस्था आता है, जिसे मरुला, ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला, ये तमाम अवस्था आता है। जब आप मानव जनन का चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पर तमाम अवस्थाओं के बारे में बताया जाएगा कि जब युग्मनज से भ्रूण बनता है तो कौन कौन सा अवस्था बनता है। तो युग्मनज से भ्रूण बनने के समस्त अवस्थाओं के अध्ययन को युग्मनज से भ्रूण बनने के समस्त अवस्था का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं भ्रूण विज्ञान। युग्मनज से भ्रूण बनने के तमाम अवस्था का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे दोस्तों भ्रूण विज्ञान कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है? भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। और भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हुए दोस्तों? तो आपके वही खूबसूरत एरिस्टोटल, अरस्तु। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हुए? अरस्तु। तो अब देखिए, भ्रूण का विकास समस्त जीवों में समान नहीं होता है। अलग अलग जीवों में भ्रूण का विकास भी अलग अलग तरीका से होता है। तो भ्रूण के विकास के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। भ्रूण के विकास के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका अंडपरजक, जिसे कहते हैं ओविपेरस। वैसा जीव जो निषेचित अंडे को जन्म देता है, वैसा जीव जो निषेचित अंडों को जन्म देता है उसे अंडप्रजक कहते हैं दोस्तों। वैसा जीव जो निषेचित अंडों को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? अंडप्रजक। और वो निषेचित अंडा कुछ समय पश्चात, कुछ समय अवधि के बाद परिपक्व हो करके उससे शिशु का निर्माण होता है, अर्थात शिशु उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार के जीव क्या कहलाते हैं? अंडप्रजक। अंडप्रजक में जैसे आपका मेढक आ जाएगा, पक्षी आ जाएगी, छिपकली आ जाएगी, ये सब के सब जो है वो क्या है? अंडप्रजक है। और दूसरा जो है आपका दोस्तों वो है सजीव प्रजक दोस्तों, विविपेरस। तो वैसा जीव जो अपनी समान संतति को जन्म देता है, अर्थात शिशु को। तो युग्मनज भ्रूण बनाता है और भ्रूण विकास करके शिशु का निर्माण करता है और शिशु प्रसव क्रिया द्वारा जन्म लेता है। तो ये क्या होता है? सजीव प्रजक। सजीव प्रजक में आपका मानव हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, ये सब जो दोस्तों है ये क्या हुआ आपका? सजीव प्रजक। अब है निषेचन की क्रिया तो पादप में भी होती है। जब पादप में निषेचन की क्रिया दोस्तों संपन्न हो जाता है तो जान लीजिए कि उसके अंदर क्या क्या होता है। पादप में निषेचन के बाद युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है।
भ्रूण भी दो प्रकार का, एक बीज पत्री भ्रूण, दुई बीज पत्री भ्रूण, एक बीज पत्री भ्रूण, दुई बीज पत्री भ्रूण। तो अब है कि युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है और ये जो बीजांड होता है ये बीज में बदल जाता है। इसके साथ साथ ये जो आपका वर्तिकाग्र हुआ, वर्तिका हुआ, ये झर करके गिर जाते हैं, चाहे दल हो बाह्य दल हो, सब झर करके गिर जाते हैं। और ये अंडाशय जो है दोस्तों, अंडाशय फल में बदल जाता है। अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। और अंडाशय भित्ति भी होती होगी, अंडाशय है तो अंडाशय भित्ति भी होती है। और अंडाशय भित्ति दोस्तों फल भित्ति में बदल जाती है। अंडाशय भित्ति दोस्तों किस में बदल जाती है? फल भित्ति में बदल जाती है। दोस्तों जो 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर था जीवों में जनन, ये पूरा आज आपका समाप्त हो गया होगा। अगला जो भी लेक्चर आएगा वो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाला होगा। तो बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, साथ साथ आप अपने चैनल महाराज पीसीएमबी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।